हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रितेश ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल। बच्चों, आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं क्लास 8 यानी कि कक्षा 8 के NCERT की जो बुक है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का पार्ट 3 यानी कि कक्षा 8 की जो बुक है आपकी सिविक्स की, उसका अध्याय 3 यहाँ पे हम पढ़ेंगे, आप लोगों को पढ़ाएंगे। और ये नई बुक से है, तो आप लोग अगर पुरानी बुक से पढ़ रहे होंगे तो तीसरा अध्याय वहाँ पे होगा, हमें संसद क्यों चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर नई बुक आप पढ़ेंगे, खास तौर से अगर आप अभी प्रेजेंट टाइम में पढ़ रहे हैं तो नई बुक से ही पढ़ रहे होंगे, तो उसमें नई बुक में आप लोग देख रहे होंगे कि चेंजेस हो गया है। तीसरा और चौथा चैप्टर जो था पुरानी बुक में हमें संसद क्यों चाहिए, तीसरा चैप्टर था, और चौथा चैप्टर था कानूनों की समझ। तो दोनों चैप्टर को मिला के यहाँ पे तीसरा अध्याय बना दिया गया है जिसका नाम है संसद एवं कानूनों का निर्माण। दोनों चैप्टर्स को पहले आपके इस बुक में 10 चैप्टर थे, अब 8 चैप्टर हो गए, तो इसी तरीके से एक दो चैप्टर और मिला के बना दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे पढ़ाएंगे आप लोगों को संसद तथा कानूनों का निर्माण। इसमें खासतौर से ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि संसद क्या है, कानूनों का निर्माण कैसे करता है संसद, नागरिकों का लोकतंत्र में क्या भागीदारी होता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज के इस चैप्टर में। और मेरी जो कोशिश रहती है कि चैप्टर पढ़ाते ही पढ़ाते आप लोगों को इस तरीके से पढ़ा दिया जाए कि आप लोगों का पूरा चैप्टर पढ़ते ही पढ़ते आप लोग सारे आंसर दे सकें। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ऐसी वीडियो अगर आप लोग किसी भी क्लास का NCERT के किसी भी बुक का आपको कोई भी चैप्टर पढ़ना है किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं 1 से 2 दिन के अंदर आप लोगों की वीडियो रितेश ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचा दूंगा। सिर्फ आपको एक छोटा सा काम करना है, नीचे सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिए, बिल्कुल फ्री है। ये भी आपकी सहायता के लिए है कि आपकी वीडियो जब बने तो आपको पता चल जाए कि नई वीडियो आ गई, और बिल्कुल फ्री में ये सारी चीज़ें कंटेंट प्रोवाइड किए जाएंगे आपको हमेशा के लिए। तो अब देर नहीं करते, चलिए स्टार्ट करते हैं संसद तथा कानूनों का निर्माण। जैसे कि मैं पढ़ाता हूँ, हर एक चीज़ पढ़ता हूँ, उसके बाद उस चीज़ को समझाता हूँ, उसी तरीके से मैं यहाँ पे भी पढ़ाऊँगा, क्योंकि यही तरीका अच्छा होता है जिससे क्या होता है कोई भी चीज़ छूटता नहीं है आपका। तो यहाँ पे देखिए, हम भारतीयों को इस बात का गर्व है कि हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा हैं। इस अध्याय में हम निर्णय प्रक्रिया में सहभागिता और लोकतांत्रिक सरकार के लिए नागरिकों की सहमति के महत्व जैसे विचारों से के आपसी संबंधों को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि लोकतंत्र जो होता है उसमें नागरिकों का क्या भागीदारी होता है, इस चैप्टर हम उसको डिस्कस करेंगे। यही वे तत्व हैं जो सम्मिलित रूप से भारत में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं। सब कुछ मिल के ही लोकतंत्र बनाता है, आप सभी को पता है। तो कैसे लोकतंत्र बनता है, कैसे उसमें नागरिकों की भागीदारी को यहाँ पे शामिल किया जाता है, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में डिस्कस की गई हैं। इस बात की सबसे अच्छी अभिव्यक्ति संसद के रूप में मिलती है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि किस तरह हमारी संसद देश के नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा लेने और सरकार पर अंकुश रखने में मदद करती है। इसी आधार पर संसद भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक और संविधान का केंद्रीय तत्व है। संसद के बारे में बताया गया कि वहाँ पे आप लोग जानते होंगे कि संसद में नागरिकों के द्वारा ही चुन के उनके प्रतिनिधि भेजे जाते हैं। तो किस तरीके से हम, अगर कोई निरंकुश सरकार है तो उसको कैसे रोक सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम संसद के द्वारा कर सकते हैं। ये देखिए हमारा पुराना संसद, अब तो नया संसद बन गया है। ये हमारा पुराना संसद है, ठीक है। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे चैप्टर को कि लोगों को फैसले क्यों लेने चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। इस आज़ादी के लिए पूरे देश की जनता ने एक लंबा और मुश्किल संघर्ष चलाया था। किससे आज़ाद हुआ था? अंग्रेजों से आज़ाद हुआ था। इस संघर्ष में समाज के बहुत सारे तबकों की हिस्सेदारी थी। मतलब इस जो आज़ादी मिली हमको, उसमें ऐसा तो है नहीं कि किसी एक व्यक्ति की ही बस हिस्सेदारी थी, उसमें सभी वर्गों के लोगों ने कुछ न कुछ वहाँ पे आज़ादी के लिए अपना लड़ाई लड़ा था। तरह तरह की पृष्ठभूमि के लोगों ने इसमें भाग लिया। वे स्वतंत्रता, समानता तथा निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी के विचारों से प्रेरित थे कि हमको स्वतंत्रता चाहिए, हमको सबको समानता चाहिए, हम सब बराबर हैं और हम निर्णय ले सकें, इस विचार से वो प्रेरित थे। औपनिवेशिक शासन के तहत लोग ब्रिटिश सरकार से भयभीत रहते थे, सभी डर के रहते थे जब यहाँ पे गुलाम थे सब। वे सरकार के बहुत सारे फैसलों से असहमत थे। अंग्रेज़ों के बहुत सारे ऐसे फैसले थे, ज़्यादातर फैसले ऐसे थे जिससे लोग असहमत रहते थे, लेकिन अगर वे इन फैसलों की आलोचना करते तो उन्हें भारी खतरों का सामना करना पड़ता था। अगर वो उसका विद्रोह करते, उस फैसले को नहीं मानते थे, तो उनको जेल में डाल दिया जाता था, कहीं कहीं पे तो उनको मार दिया जाता था, बहुत ज़्यादा वहाँ पे प्रताड़ना दी जाती थी। इसलिए उनके फैसलों का विरोध कम ही लोग कर पाते थे,
ठीक है। स्वतंत्रता आंदोलन ने यह स्थिति बदल डाली। राष्ट्रवादी खुलेआम ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने लगे और अपनी मांगें पेश करने लगे। 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए, यानी कि जो विधायिका हो, जो निर्णय ले सके, उसमें चुन के जाने चाहिए सदस्य उसके। ऐसा ना हो कि कोई कह दिया कि ये विधायिका में इस आदमी को रखा जाए, तो ऐसा नहीं। उसमें जनता के द्वारा चुनाव होना चाहिए, ठीक है। निर्वाचित सदस्य होने चाहिए और उन्हें बजट पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। 1909 ये कब हुआ था? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कांग्रेस जो अभी है उसने ये कहा था। अब 1909 में क्या हुआ? 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक यह निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी दे दी। हालांकि ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत बनाई गई ये शुरुआती यहाँ पे विधायिकाएँ राष्ट्रवादियों के बढ़ते जा रहे दबाव के कारण ही बनी थी। जो राष्ट्रवादी जितने थे वो दबाव बना रहे थे कि हमको इस तरह की व्यवस्था चाहिए कि हम कोई निर्णय लिया जा रहा है, कोई बजट बनाया जा रहा है, तो उस पर हम ऐसे आदमी को वहाँ पे रखें जो चर्चा करे, जो निर्वाचन के द्वारा गया हो, जिसको हम चुन के भेजे हों। लेकिन इनमें भी सभी वयस्कों को न तो वोट डालने का अधिकार दिया गया था और न ही आम लोग निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते थे, ठीक है। उसमें क्या था कि सभी जो वयस्क थे उन सभी को यहाँ पे वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया था। जो अब है कि जो जितने भी वयस्क हैं वो वोट डाल सकते हैं, कहीं के भी हों, कोई भी किसी भी कास्ट के हों, किसी भी धर्म के हों, वो वोट डाल सकते हैं अगर वो वयस्क हैं तो। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। जैसा कि आपने पहले अध्याय में पढ़ा था, औपनिवेशिक शासन के यहाँ पे अनुभव और स्वतंत्रता संघर्ष में तरह तरह के लोगों की हिस्सेदारी के आधार पर राष्ट्रवादियों को विश्वास हो गया था कि स्वतंत्र भारत के सभी लोग अपने जीवन को प्रभावित करने वाले फैसलों में हिस्सा लेने की क्षमता रखते हैं। जो उनके जीवन को प्रभावित करेगा उसमें तो क्षमता लेना ही चाहिए कि उस मनुष्य को जो प्रभावित हो रहा है। स्वतंत्रता मिलने पर हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक बनने वाले थे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि सरकार जो चाहे कर सकती थी। इसका मतलब यह था कि अब सरकार को लोगों की ज़रूरतों और मांगों के प्रति संवेदनशील रहना होगा कि लोगों की ज़रूरत क्या है, वो क्या चाहते हैं लोग। तो स्वतंत्रता के बाद सरकार को ऐसा बनना था। स्वतंत्रता संघर्ष के सपनों और आकांक्षाओं ने स्वतंत्र भारत के संविधान में ठोस रूप ग्रहण किया। इस संविधान ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाया, यानी कि सभी जो वयस्क हैं, जो अभी मैंने बताया, सभी जो वयस्क हैं वो वोट डाल सकते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब है कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार। ये अभी जो मैंने आपको बताया। लोग और उनके प्रतिनिधि, सहमति का विचार लोकतंत्र का प्रस्थान बिंदु होता है, ठीक है, जहाँ से वो पहुँचना होता है। सहमति का मतलब स्वीकृति और लोगों की हिस्सेदारी। सहमति का मतलब होता है कि सभी लोग स्वीकृत हों और सभी लोग उसमें भाग लिए हों। लोगों का निर्णय ही लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है और उसके कामकाज के बारे में फैसला देता है कि कैसा काम है, अच्छा काम है कि बुरा काम है। इस तरह के लोकतंत्र के पीछे मूल सोच यह होती है कि व्यक्ति या नागरिक ही सबसे महत्वपूर्ण है और सैद्धांतिक स्तर पर सरकार एवं अन्य सार्वजनिक संस्थानों में इन नागरिकों की आस्था होनी चाहिए। यानी कि संसद में हमारी आस्था है कि नहीं है, हम जो चाहते हैं वो हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, जो जनता चाहती है वही सरकार चुनी जा रही है कि नहीं चुनी जा रही है, हमारे प्रतिनिधि वहाँ पहुँच रहे हैं कि नहीं पहुँच रहे हैं, ये सारी चीज़ें जनता के पास है। व्यक्ति सरकार को अपनी मंजूरी कैसे देता है? जैसा कि आपने पढ़ा है, मंजूरी देने का एक तरीका चुनाव है। लोग संसद के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। आप अपने सांसद चुनते हैं, वोट डालते हैं। लोग संसद के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। इन्हीं निर्वाचित प्रतिनिधियों में से एक समूह सरकार बनाता है। जो ज़्यादा जिसके पास सीटें होती हैं वो सरकार बनाता है। उसमें से एक उसका अध्यक्ष होता है जो प्रधानमंत्री बनता है। जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के इस समूह को ही संसद कहा जाता है। जो संसद हम लोग चुन के भेजते हैं संसद में, उन प्रतिनिधियों के समूह को ही संसद कहते हैं। यह संसद सरकार को नियंत्रित करती है और उसका मार्गदर्शन करती है कि ये इस तरीके से आपको चलना चाहिए, निरंकुश न हो जाए, कोई ऐसा वहाँ पे आदेश न दे जो देश के लोगों के लिए बुरा हो। इस लिहाज से अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से लोग ही सरकार बनाते हैं और उस पर नियंत्रण रखते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए, हाथी से वोटिंग मशीन जा रही है। पहले इस तरीके से चुनाव होता था। अब यहाँ पे
प्रतिनिधित्व का यह विचार कक्षा 6-7 में आप पढ़ चुके होंगे। सामाजिक और राजनीतिक जीवन की जो पुस्तक है आपकी, आप इस बात से पहले ही परिचित हैं कि सरकार के विभिन्न स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव किस तरह किया जाता है। आइए निम्नलिखित अभ्यास के माध्यम से इन विचारों को एक बार फिर से दोहराया जाए। अब यहाँ पर देखिए, विधायक जिसको हम कहते हैं MLA कौन होता है, उसका चुनाव कैसे किया जाता है, इस बात को समझने के लिए निर्वाचित क्षेत्र और प्रतिनिधित्व शब्दों का प्रयोग करें। राज्य सरकार और संसद यानी कि लोकसभा के बीच क्या फ़र्क है, ठीक है। राज्य विधानसभा और संसद जो कि लोकसभा और राज्यसभा होती है, उसमें क्या फ़र्क है, इस बारे में अपने शिक्षक के साथ चर्चा कीजिए। ये सारे क्वेश्चन मैं अभी जब आपको इस चैप्टर को क्वेश्चन आंसर कराऊंगा ना, उसमें करा दूंगा आप लोगों को, कंप्लीट क्वेश्चन आंसर करा दूंगा। अभी पढ़ लेते हैं इसको। इसका संसद का देखिए रंगीन फ़ोटो है ये आपका है, एक तरफ लोकसभा एक तरफ राज्यसभा, ठीक है। यहाँ पे बताया भी गया है, भारतीय संसद देश की सर्वोच्च कानून निर्माता संस्था, यानी कि जितने भी कानून बनते हैं ये संसद में बनाए जाते हैं। इसके 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा में कुल 245 सदस्य होते हैं। देश के उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के सभापति होते हैं। लोकसभा में कुल 545 सदस्य होते हैं। इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। संसद की भूमिका क्या होती है, इसको जो अब डिस्कस करेंगे हम। आज़ादी के बाद गठित की गई भारतीय संसद लोकतंत्र के सिद्धांतों में भारतीय जनता की आस्था का प्रतीक है। यह सिद्धांत है निर्णय प्रक्रिया में जनता की हिस्सेदारी और सहमति पर आधारित शासन। हमारी व्यवस्था में संसद के पास महत्वपूर्ण शक्तियां हैं क्योंकि यह जनता का प्रतिनिधित्व करती हैं। लोकसभा के लिए भी उसी तरह चुनाव होते हैं जिस तरह राज्य विधानसभा के लिए चुनाव होते हैं। जैसे आपके विधायक चुनते हैं वैसे ही सांसद भी चुनते हैं, ठीक है। आमतौर पर लोकसभा के लिए हर 5 साल में चुनाव कराए जाते हैं, जैसा कि पृष्ठ 41 में भी आगे देखेंगे हम, नक्शे में दिखाया गया है। अभी आगे उसको नक्शे को दिखाएंगे। देश को बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में एक व्यक्ति जो को संसद में भेजा जाता है। जैसे आपका कोई भी क्षेत्र होगा उसमें से वहाँ से कोई संसद गया होगा उस निर्वाचित क्षेत्र से। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार आमतौर पर विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं। इतना समझ गए होंगे, सिंपल सा था ये। नीचे दी गई तालिका में आइए इस बात को और अच्छी तरह से समझें। अब यहाँ पे देखिए 2019 का जो परिणाम था इसको यहाँ पे दिखाया गया है। राजनीतिक दल है, यहाँ पे निर्वाचित सदस्यों की संख्या है कि इतने सदस्य किस पार्टी के हैं। तो भारतीय जनता पार्टी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, द्रविड़ मुनेत्र कलकम है, DMK है जो, AITC है, YSRCP है, SS है शिवसेना, JDU है, BJD है, बीजू जनता दल, बसपा है, बहुजन समाजवादी पार्टी, TRS है, LJSP है, सपा है। इस तरीके से सभी पार्टियां हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पे सीटें पाई थी बीजेपी ने 303, उसके बाद दूसरे नंबर पे थी कांग्रेस 52 सीट पाई थी। इस तरीके से यहाँ पे देखेंगे तो 330 क्या है, 330 यहाँ पे सांसद हैं टोटल इसके बीजेपी के, यानी 303 निर्वाचित क्षेत्र बीजेपी ने जीता है, 52 निर्वाचित क्षेत्र कांग्रेस ने जीता है, ठीक है। बगल में दी गई तालिका के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं आप। कौन सरकार बनाएगा, क्यों, विपक्ष किसको कहा जाएगा, उसकी क्या भूमिका है, लोकसभा में चर्चा के लिए कौन उपस्थित होंगे, क्या यह प्रक्रिया कक्षा 7 में पढ़ाई गई प्रक्रिया की तरह है। तो यहाँ पे आपको बताना है। यहाँ पे प्रश्न है, इसको प्रश्न को हम लास्ट में करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। जिसके सबसे ज़्यादा सदस्य होते हैं वही सरकार बनाता है, आप सभी को पता है। बस वो है कि आधे से ज़्यादा उसकी सीटें होनी चाहिए। अब यहाँ पे 15वीं लोकसभा के चुनाव का परिणाम 2009 का जब आया था तो उसमें राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन थे, जिसमें से राष्ट्रीय दल कौन से थे, राज्यीय दल कौन कौन से थे, जिसको क्षेत्रीय दल भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो राष्ट्रीय दल थे उस समय बहुजन समाजवादी पार्टी थी, बीजेपी तो रहेगी ही, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल। ये आपके राष्ट्रीय दल थे। उसके राज्यीय दल अलग अलग हैं, यहाँ पे कुछ हैं, इसको देख लीजिएगा आप। अब पढ़ते हैं कि चुने जाने के बाद से ये उम्मीदवार संसद सदस्य या सांसद, जिसको हम MP कहते हैं, ये कहलाते हैं। ये इन सांसदों को मिलाकर संसद बनती है। संसद के चुनाव हो जाने के बाद संसद को निम्नलिखित काम करने होते हैं। संसद के अब काम देखिए क्या क्या होते हैं। पहला, राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना, यानी कि राष्ट्र में सरकार किसकी बनेगी इसका चुनाव करना। भारतीय संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा चुनाव के बाद संसदों की एक सूची बनाई जाती है। इससे पता चलता है कि किस राजनीतिक दल के कितने सांसद हैं। यदि कोई राजनीतिक दल सरकार बनाना चाहता है तो उसे निर्वाचित सांसदों में बहुमत प्राप्त होना चाहिए। चूँकि लोकसभा के कुल 543 जो निर्वाचित होते हैं और जो 2 मनोनीत किए जाते हैं।
इसलिए बहुमत हासिल करने के लिए 272 सदस्य होने चाहिए आपके, आधे, ठीक है, आधे से ज़्यादा। 271 गुणे 2 करेंगे तो आपका हो जाएगा 542, ठीक है, तो 72 कर देते हैं तो 544 हो जाएगा, जो आधे से ज़्यादा हो गया। तो इतने सदस्य होने चाहिए संसद में। बहुमत प्राप्त करने वाले दल या गठबंधन का अंग नहीं होने वाले सभी राजनीतिक दल विपक्ष कहलाएंगे। यानी कि जो सरकार बना रहा है या फिर सरकार मिल के दो चार पार्टी बना रही हैं, तो वो तो सरकार बना ली, लेकिन उसके अलावा जो बचे वो भी विपक्ष हो जाएंगे। कार्यपालिका का चुनाव करना लोकसभा का एक महत्वपूर्ण काम होता है। जैसा कि आपने पहले अध्याय में पढ़ा था, कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होती है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करते हैं। जब हम सरकार शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जहन में यानी हमारे दिमाग में अक्सर यही कार्यपालिका होती है। भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा के में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। प्रधानमंत्री अपने दल के सदस्य यहाँ पे सांसदों में से मंत्रियों को चुनाव करता है, जो प्रधानमंत्री के साथ मिलकर फैसलों को लागू करने का काम करते हैं। ये मंत्री जैसे स्वास्थ्य मंत्री हो गए, शिक्षा मंत्री हो गए, वित्त मंत्री हो गए, विदेश मंत्री हो गए इत्यादि सरकारी कामों का जिम्मा संभालते हैं अलग अलग। अब सारा काम तो प्रधानमंत्री कर नहीं सकते, तो इसलिए वो अपने कामों को अलग अलग मंत्रियों में बांट देते हैं। हाल के सालों में काफ़ी बार किसी एक राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिल पाया था, जो कि सरकार बनाने के लिए एकदम ज़रूरी होते हैं। ऐसी सूरत में कई राजनीतिक दल मिलकर एक गठबंधन सरकार बना लेते हैं और साझा मुद्दों पर काम करते हैं। कुछ जैसे कोई पा गया 100 सीट, कोई 50 सीट, कोई 70 सीट, सो ऐसे कुछ लोग मिलके 272 सीटें अपनी कर लिए और सरकार बना लिए। तो वो क्या है, सब लोग मिल के अपनी वो सरकार चलाते हैं, फिर सब मिल के अपना वहाँ पे सुझाव देते हैं, कुछ अपने सुझाव के साझे मुद्दों को वहाँ पे पूरा करते हैं। अब यहाँ पे देखिए फिर से संसद के बारे में यहाँ दिखाया गया है, संसद ही है ये भी, ठीक है, सचिवालय। राज्यसभा मुख्य रूप से देश के राज्यों की प्रतिनिधि के रूप में काम करती है। राज्यसभा भी कोई कानून बनाने का प्रस्ताव पेश कर सकती है। किसी विधेयक को कानून के रूप में लागू करने के लिए यह जरूरी है कि उसे राज्यसभा की भी मंजूरी मिल चुकी हो। अगर कोई विधेयक वहाँ पे पारित हो रहा है तो वो लोकसभा में पारित होगा और राज्यसभा में पारित होगा, तभी वो मंजूर किया जाएगा। ऐसा नहीं कि राज्यसभा में हो गया, लोकसभा में नहीं हुआ, लोकसभा में होगा, राज्यसभा में नहीं होगा, तो वो कानून नहीं बन पाएगा, ठीक है। संसद का यह सदन लोकसभा द्वारा पारित किए गए कानूनों की समीक्षा करता है। ये ऊपर का सदन कहा जाता है राज्यसभा को, निचली सदन होती है लोकसभा। अगर लोकसभा में कोई कानून बन रहा है, उसको वहाँ से पास हुआ है, तो वो राज्यसभा में जाएगा, वहाँ पे फिर उसकी समीक्षा की जाएगी, फिर वहाँ पे भी अगर सही हुआ तो पास हो जाएगा, तो वो कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है, ठीक है। अगर ज़रूरत हुई तो उसे संशोधन करना, उसमें अगर कुछ सुधार करना है, लोकसभा वाले जो कानून व्यवस्था थी वहाँ से पारित हो गए थे, अगर उसमें कुछ सुधार करना है तो वो भी राज्यसभा कर सकती है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। राज्यसभा में 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति की ओर से मनोनीत किए जाते हैं, यानी कि टोटल 245 हो गए। ये तो हो गए कार्य। अब आता है ख, सरकार को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन देना और जानकारी देना। ये काम भी तो संसद का ही है। जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो सत्र मतलब कि जब उसमें काम चल रहा होता है, हमेशा तो नहीं चलता संसद, शीत सत्र होता है। उसी तरीके से कोई आपातकालीन कार्य पड़ गया तो प्रधानमंत्री बुला लेता है सर्वदलीय बैठक, ठीक है। कई सत्र होते हैं, तो जब सत्र चल रहा होता है तो उसमें सबसे पहले प्रश्नकाल होता है, यानी कि प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण व्यवस्था होती है। सभी जिसको समय दिया जाता है, जैसे 5 मिनट किसी सांसद को समय दे दिया गया तो वो प्रश्न पूछना चाहता है तो अपना प्रश्न पूछ सकते हैं 5 मिनट के अंदर। प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इसके माध्यम से सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियां हासिल करते हैं। इसके जरिए संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। सवालों के माध्यम से सरकार को उनकी खामियों के प्रति आगाह किया जाता है कि क्या कमियां हैं आपके, सरकार क्या काम कम कर रही है, क्या गलत कर रही है, तो प्रश्न पूछ के ये कमियां उसको सुधारी जा सकती हैं। इस तरह सरकार को भी जनता के प्रतिनिधियों यानी सांसदों के जरिए जनता की राय जानने का मौका मिलता है। सरकार से सवाल पूछना किसी भी सांसद की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। लोकतंत्र के यहाँ पे स्वस्थ संचालन में विपक्षी दल एक अहम भूमिका अदा करते हैं। वे सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की कमियों को सामने लाते हैं और उनकी अपनी नीतियों के लिए जन समर्थन जुटाते हैं। कि सरकार कुछ कमी करे तो उसके बारे में सरकार को बताना, उस पर नियंत्रण रखना, उनको रोकना टोकना। और जनता में विपक्ष का काम ये भी होता है कि ऐसा नहीं कि हमेशा वो विपक्ष में बैठना चाहती है, वो भी तो सत्ता में आना चाहती है कि वो भी कार्य कर सके।
हर समय टोकना रोकना ही वाला काम ना करना पड़े, इसलिए वो भी जनता के साथ संपर्क करती है और अपना समर्थन बढ़ाने का और जुटाने का कार्य करती है। संसद में पूछे गए एक प्रश्न का उदाहरण देते हैं। यहाँ पे देखिए, लोकसभा में पूछा गया है। यहाँ पे प्रश्न है संख्या 48, बच्चों के लिए यहाँ पे योजनाओं का समेकन किया गया है। डॉक्टर मनोज राजौरिया जी, क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि, पहला प्रश्न है, क्या सरकार का में बच्चों के लिए विभिन्न योजनाओं और नीतियों का समेकन करने का विचार है? दूसरा प्रश्न है, यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं तो इसका कारण क्या है? तो उत्तर दिया गया है यहाँ पे डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के द्वारा, जो महिला विकास एवं बाल विकास मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं। क से ग तक। मंत्रालय ने राष्ट्रीय बाल कार्यक्रम योजना 2016 का विकास किया है, जो ज़्यादातर विभिन्न मंत्रालयों विभागों की विद्यमान योजनाओं एवं कार्यक्रमों पर आधारित है। इसमें मंत्रालयों विभागों तथा राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अभिसरण एवं समन्वय के रूपरेखा का प्रावधान है तथा यह बच्चों की बहुआयामी कमजोरियों को दूर करने के लिए सभी हितधारकों के यहाँ पे से सामूहिक कार्रवाई को प्रोत्साहित करती है। राष्ट्रीय बाल कार्यक्रम योजना 2016 बच्चों के अधिकारों को प्राथमिकता के 4 प्रमुख क्षेत्र हैं, जिसमें से पहला है उत्तरजीविता, स्वास्थ्य एवं पोषण, दूसरा है शिक्षा एवं विकास, तीसरा है संरक्षण और चौथा है भागीदारी में वर्गीकृत करती है। वह विभिन्न यहाँ पे रणनीतियों के कार्यान्वयन के लिए प्रमुख कार्यक्रमों, योजनाओं एवं नीतियों तथा हितधारकों को ही चिंतित करती है। ये इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, इस तरीके से वहाँ पे आंसर दिया जाता है। सांसदों के प्रश्नों से सरकार को भी महत्वपूर्ण फीडबैक मिलता है। इसके चलते सरकार चुस्त रहती है, यानी कि अपने काज तेज़ी से करना चाहती है। इसके अलावा वित्त से संबंधित सभी मामलों में संसद की मंजूरी सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। यह उन कई तरीकों में से एक है जिसके माध्यम से सरकार को नियंत्रित करती है, उसका मार्गदर्शन करती है और उसको सूचित करती है। जनप्रतिनिधियों के रूप में संसद को नियंत्रित, निर्देशित और सूचित करने में सांसदों की एक अहम भूमिका होती है और यह भारतीय लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण आयाम है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे नए कानून किस तरह बनते हैं इसके बारे में भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अब ज़्यादा नहीं बचा है तो ध्यान से पढ़ लीजिएगा, थोड़ा चैप्टर और बचा है। कानून बनने में संसद की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह प्रक्रिया कई तरह से आगे बढ़ती है। आमतौर पर सबसे पहले समाज के विभिन्न समूह ही किसी खास कानून के लिए आवाज़ उठाते हैं। कोई आवाज़ उठाया कि हमको ये कानून चाहिए, जैसे ट्रिपल तलाक था, उसके लिए मुस्लिम महिलाओं ने आवाज़ उठाई तो सरकार ने उस पर ध्यान दिया। एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे कानून बनाने में संसद की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि संसद में ही कानून बनते हैं। यह प्रक्रिया कई तरह से आगे बढ़ती है। आमतौर पे सबसे पहले समाज के विभिन्न समूह ही किसी खास कानून के लिए आवाज़ उठाते हैं। यह संसद की जिम्मेदारी है कि वह लोगों के सामने आ रही समस्याओं के प्रति संवेदनशील हो, यानी कोई समस्या आ रही किसी समूह को तो वो संवेदनशील हो, मतलब उसको ध्यान दें। आइए देखें कि घरेलू हिंसा का सवाल किस तरह संसद के सामने आया और घरेलू हिंसा की रोकथाम पर कानून बनने की प्रक्रिया क्या थी। तो यहाँ पे जेंडर इक्वालिटी के बारे में बात की जा रही है। घरेलू हिंसा ज़्यादातर महिलाओं के साथ होती है, देखने को मिलता है। पुरुषों के साथ भी होती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ महिलाओं के साथ होती है, दोनों के साथ होती है, लेकिन ज़्यादातर महिलाओं के साथ होती है। जब परिवार का कोई पुरुष सदस्य, आमतौर पर पति, घर की किसी औरत, आमतौर पर उसकी पत्नी के साथ मारपीट करता है, उसे चोट पहुंचाता है या मारपीट अथवा चोट की धमकी देता है, तो सामान्यतः इसे घरेलू हिंसा कहा जाता है। औरत का यह नुकसान शारीरिक मारपीट या भावनात्मक शोषण के कारण पहुंच सकता है। यह शोषण मौखिक, यौन या फिर आर्थिक शोषण भी हो सकता है। बोल के आप उसको चोट पहुंचा रहे हो या फिर पैसे से कोई चोट पहुंचा रहे हो उसको, ठीक है। इस तरीके की जो शोषण होते हैं उसको घरेलू हिंसा कहा जाता है। घरेलू हिंसा कानून 2005 में महिलाओं की सुरक्षा की परिभाषा ने घरेलू शब्द की समझ को और अधिक व्यापक बना दिया। अब ऐसी महिलाएं भी घरेलू दायरे में हिस्सा मानी जाएंगी जो हिंसा करने वाले पुरुष के साथ एक ही मकान में रहती हैं या रह चुकी हैं। तो घरेलू हिंसा के बारे में देख लिया आपने। अब यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा फिगर के माध्यम से पढ़ते हैं। यहाँ पे दो यहाँ पे लोग हैं, साजिया है और यहाँ पे ये महिला है कुसुम। अरे साजिया, आज का अखबार पढ़ा है तुमने? ये महिलाओं के लिए इतनी बड़ी बात है ना? तो कुसुम कह रही है, महिलाओं के लिए ही क्यों, हिंसा मुक्त परिवार तो सबके लिए अच्छी बात है। देखो ना कुसुम, इस कानून को बनने में कितना वक्त लग गया, बल्कि पहले तो हमें नए कानून की ज़रूरत ही साबित करनी पड़ी।
कुसुम साजिया एक महिला संगठन की सदस्य है, उन्हें इस सफ़र की एक एक कड़ी याद है। ठीक है, जब ये कानून बना था डोमेस्टिक वायलेंस वाला। इस कहानी को पढ़ लीजिएगा, कहानी में वैसा कुछ नहीं है, ध्यान से देख लीजिएगा। इसमें कुछ लोग बात कर रहे हैं घरेलू हिंसा के बारे में। अब यहाँ पे हम आते हैं कानून का निर्माण कैसे हुआ, उसके बाद अब यहाँ पे देखिए, जिन औरतों के साथ हिंसा या दुराचार होता है उन्हें आमतौर पर पीड़िता माना जाता है। इन हालात से उबरने के लिए औरतें तरह तरह के संघर्ष करती हैं, इसलिए उन्हें पीड़ित की बजाय सर्वाइवर कहना ज़्यादा बेहतर है। इस अंग्रेजी शब्द का अर्थ है जो बचा रहे। बराबरी की, यहाँ पे देखिए, बराबरी के रिश्ते, हिंसा से मुक्त। हिंसा कभी नहीं करनी चाहिए, खासतौर से अपने परिवार में तो नहीं करनी चाहिए कभी भी। इस उदाहरण के साफ होता है कि नागरिकों की भूमिका कानून बनाने में कितनी अहम होती है। वे जनता की चिंताओं को कानून के दायरे में लाने के लिए संसद की मदद कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के तहत हर चरण में नागरिकों की आवाज़ बहुत मायने रखती है। यह आवाज़ टेलीविज़न रिपोर्टों, अखबारों के संपादिकाओं, यहाँ पे रेडियो प्रसारणों और आम सभाओं के जरिए सुनी और व्यक्त की जा सकती हैं। इन सारे संचार माध्यमों के जरिए संसद का काम ठोस और पारदर्शी तरीके से जनता के सामने आता है। अलोकप्रिय और विवादास्पद कानून, जैसे कि कुछ लोग हो सकता है वो उस कानून को पसंद न करते हों, कुछ ऐसे कानून बन जाते हैं जिसमें विवाद खड़ा हो जाता है, तो ये कैसे होता है ये देख लीजिए। आइए अब एक और स्थिति पर विचार करें। कई बार संसद एक ऐसा कानून पारित कर देता है, जैसे कृषि कानून बना था, ठीक है, देखे होंगे आप लोग। आइए अब इस स्थिति पर विचार करें। कई बार संसद एक ऐसा कानून पारित कर देता है जो बेहद अलोकप्रिय साबित होता है। ऐसा कानून संवैधानिक रूप से वैध होने के कारण कानूनन सही हो सकता है, फिर भी वह लोगों को रास नहीं आता, क्योंकि उन्हें लगता है कि उसके पीछे नीयत सही नहीं थी। इसलिए लोग उसकी आलोचना कर सकते हैं, उसके खिलाफ जनसमहाय कर सकते हैं, अखबारों में लिख सकते हैं, टीवी चैनलों में रिपोर्ट भेज सकते हैं। हमारे जैसे लोकतंत्र में आम नागरिक संसद द्वारा बनाए गए जाने वाले दमनकारी कानूनों के बारे में अपनी असहमति व्यक्त कर सकता है। जब बहुत सारे लोग यह मानने लगते हैं कि गलत कानून पारित हो गया है, तो संसद के ऊपर भी उस कानून को दोबारा विचार करने का दबाव बन जाता है। बहुत अच्छा उदाहरण है कृषि कानून का, ध्यान दीजिएगा आप लोग। उदाहरण के लिए नगर पालिका की सीमाओं के भीतर जगह के इस्तेमाल में से संबंधित विभिन्न नगर पालिका कानूनों में पटरी पर दुकान लगाने और फेरी लगाने को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। इसमें कोई संदेह नहीं कि सार्वजनिक स्थानों को साफ सुथरा और खुला रखने के लिए कुछ कानून जरूरी है, तभी लोग आसानी से फुटपाथों पर चल पाएंगे। लेकिन हम इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि पटरी वाले एवं फेरी वाले किसी भी बड़े शहर में रहने वाले लाखों लोगों की ज़रूरी चीज़ें और सेवाएं बहुत सस्ती कीमत पर और कुशलतापूर्वक पहुंचाते हैं। ये बात सही है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो फेरी वाले, पटरी वाले बहुत कम दाम पे आपको पहुंचा देते हैं, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि पटरी यहाँ साफ़ होनी चाहिए, वहाँ पे आवागमन सही होना चाहिए, ठीक है। लिहाजा अगर कानून किसी एक समूह की हिमायत करता है और दूसरे समूह की उपेक्षा करता है, तो वह उस पर विवाद खड़ा होगा और टकराव की स्थिति पैदा हो जाएगी। जो लोग सोचते हैं कि संबंधित कानून सही नहीं है, वे इस मुद्दे पर फैसले के लिए अदालत की शरण ले सकते हैं। यदि अदालत को ऐसा लगता है कि वह कानून संविधान के विरुद्ध है, तो वह उसमें संशोधन कर सकती है या उसे रद्द कर सकती है। ये याद रखिएगा, अच्छा चीज़ है। एक सप्ताह तक अखबार पढ़ें और या टेलीविज़न पर खबरें देखें और पता लगाएं कि क्या कोई ऐसा अलोकप्रिय कानून है जिसका भारत या कहीं और के लोग विरोध कर रहे हैं। अरेस्ट अस गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक स्टूडेंट। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नागरिक के रूप में हमारी भूमिका प्रतिनिधियों के चुनाव के साथ खत्म नहीं होती। इसके बाद हम अखबारों और अन्य संचार माध्यमों के जरिए इस बात पर नज़र रखते हैं कि हमारे सांसद क्या कर रहे हैं। अगर हमें लगता है कि वे सही काम नहीं कर रहे हैं, हम उनकी आलोचना करते हैं। इस प्रकार हमें इस बात को सदा ध्यान रखना चाहिए कि लोगों की जितनी हिस्सेदारी होगी और जितने उत्साह से वे जुड़ेंगे, उतना ही संसद को अपना काम सही ढंग से करने में मदद मिलेगी। तो हमारी भी जिम्मेदारी सिर्फ ऐसा नहीं कि वोट डाल के ख़त्म हो जाती है। हमको बीच बीच में अगर कोई आपका सांसद है कार्य नहीं कर रहा है तो उसकी आलोचना करिए,
अखबारों के माध्यम से करिए, सोशल मीडिया के माध्यम से भी कर सकते हैं अब तो उसकी आलोचना करेंगे तो उसको भी समझ में आएगा कि हम कुछ काम गलत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं काम, तो उसको करने की कोशिश करेगा। नहीं करेगा तो अगली बार उसको आप बदल सकते हैं। यही लोकतंत्र है। तो ये था दोस्तों यहाँ पे आज का चैप्टर। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इसका अभ्यास का क्वेश्चन और बीच में जो चैप्टर में क्वेश्चन आया था उसको मैं अगली वीडियो में करा दूंगा, क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो में। आप सभी को मैं पता है कि मैं पढ़ाता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन आंसर कराता हूँ चैप्टर का। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे देखने के लिए बिल्कुल फ्री में रितेश ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिए, बिल्कुल फ्री है ये भी, जिससे मैं आप लोगों की हेल्प के लिए कोई वीडियो यहाँ पे अपलोड करता हूँ, पढ़ाता हूँ, तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल फ्री में पहुँचती रहे। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।